8वीं यूनिट जो हमारी है उसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है? वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। अभी तक हम लोग 4 यूनिट तक जो पढ़े हैं किसके बारे में पढ़े हैं? स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल, पृथ्वी, ब्रह्मांड। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो जो टॉपिक है वो क्या क्या है? सबसे पहले हम लोगों को जो वायुमंडल में पढ़ना है वह पढ़ना है, क्या है जी? घर पे नहीं देखना है कि क्या है कि किताब में, क्लासरूम में जो बता रहे हैं उसको सुनिए। तो इसमें हमको क्या क्या देखना है? इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल क्या है। सबसे पहले तो वायुमंडल क्या है यही पता होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि वायुमंडल का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? संघटक। संघटक मतलब क्या होता है कि वायुमंडल में क्या क्या है, वायुमंडल किससे बना है, किसको वायुमंडल कहेंगे आप? या वायुमंडल कह रहे हैं उसकी परिभाषा है तो वायुमंडल कुछ चीज़ों से मिलके बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे गैस आता है, गैस आती है ना, तो गैस ही बस वायुमंडल में नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम लोग देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर क्या है वायुमंडल का, संरचना क्या है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो उसमें कुछ अंतर था, सब एक ही समान तो नहीं है। ऐसे ही वायुमंडल भी एक ही तरह का नहीं है, उसकी संरचना है, उसमें अंतर है। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल में वायुदाब क्या होता है, वायुदाब, और जो पवनें हैं है ना, वो कैसे प्रवाहित होती हैं, उनके प्रवाहित होने का कारण क्या है ना। और साथ ही में इसी के साथ हम लोग पढ़ लेंगे कि जो सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं उसके लिए वायुमंडल कैसे बिहेव करता है ना। तो ये उसको कहते हैं सूर्यातप, सूर्यातप, इंसोलेशन। तो इस यूनिट में हम लोग इतनी चीज़ें क्या करेंगे? पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है आगे के लिए भी और इस सेमेस्टर के लिए तो है ही, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि वायुमंडल क्या है। तो क्या है वायुमंडल? इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फियर। आप लोग क्या समझते हैं वायुमंडल से? ऐसा कोई शब्द नहीं है कि आप लोग पहली बार सुन रहे हो, है ना। कक्षा 1, 2, 5 से सुन ही रहे होंगे। क्या होता है एटमॉस्फियर? तो इंग्लिश है, इसका मतलब क्या होगा? वायुमंडल से क्या समझते हैं? कैसे होती हैं? और कोई? हो गया। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल किसी ग्रह के ही चारों ओर होगा, ग्रह के, उपग्रह के, है ना। तो पहले तो ग्रह होना चाहिए या उपग्रह होना चाहिए। किसी भी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसों, है ना, का जो आवरण है उसको वायुमंडल, सिंपल सी परिभाषा, है ना। लेकिन वायुमंडल में केवल गैसें बस नहीं आती हैं, उसमें धूल के कण भी हैं, है ना। पार्थिव धूल के कण हैं, सेलेस्टियल जो सौरिक धूल के कण है ना, और जलवाष्प है। ये सब देखेंगे हम लोग जब कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो वायुमंडल की सिंपल सी परिभाषा आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी ग्रह या उपग्रह या कोई भी पिंड है उसके चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसी को क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे, है ना। वायुमंडल में हम लोग आगे पढ़ने से पहले 2 शब्दों के बारे में समझेंगे जिनको क्या कहते हैं? मौसम, और क्या कहते हैं? जलवायु। मौसम और जलवायु में आपको कोई अंतर समझ में आता है? क्या अंतर समझ में आता है?
मौसम और जलवायु दोनों एक ही शब्द है कि अलग अलग है? क्या अंतर कुछ समझ में आता है? कुछ जानते हैं इसके बारे में? देखिए, मौसम जो है उसमें, या जलवायु जो है, मौसम जलवायु दोनों में ही कुछ चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसी के आधार पर मौसम जलवायु बताते हैं। जैसे इनमें आप अध्ययन करेंगे तापमान का, आर्द्रता का, वर्षा का, है ना, इन सब का अध्ययन करते हैं मौसम में भी और जलवायु में भी। तो जब किसी क्षेत्र में, है ना, इन सब का अध्ययन आप कम समय के लिए करते हैं, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं, इनको क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं, ठीक है। ये क्या है? और बहुत सारे होंगे, तो ये क्या है? जैसे वायुदाब भी इसी में आएगा, है ना। तो इन सब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दशाएं। शब्दों को पकड़िएगा, है ना, शब्दों पे ध्यान दिया कीजिए। तो ये सब क्या है? वायुमंडलीय दशाएं। तो जब आप किसी क्षेत्र मतलब जैसे अनपरा की, है ना, सोनभद्र की, उत्तर प्रदेश की, तो इस क्षेत्र में जब आप इन वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालीन अध्ययन करते हैं, कैसा? अल्पकालीन मतलब कम समय का। अल्पकालीन में क्या क्या आएगा? जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष, इतना किसमें आएगा? अल्पकालिक। तो जब आप किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय जो दशाएं हैं, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायुदाब है, पवनों की दिशा क्या है, इन सब का अल्पकालीन अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मौसम कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालीन अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं? दीर्घकालीन, है ना, जैसे 30 साल, 50 साल, 100 साल, तो उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो सिंपल सा बस फर्क ये है कि ये अल्पकालीन अध्ययन है और वो कैसा अध्ययन है? दीर्घकालीन अध्ययन है ना। अभी अंतर भी देखेंगे क्या है, कुछ अंतर भी है। तो पहला अंतर तो यही है कि मौसम जो है अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन है और जलवायु क्या है? दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन है ना। दूसरा अंतर क्या होगा? दूसरा अंतर ये है कि जो मौसम है, मौसम जो है, क्योंकि मौसम में आप क्या अध्ययन कर रहे हैं? मतलब एक एक दिन का, है ना, कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं उठा रहे हैं समय का। आप रोज या हर एक घंटे में क्या परिवर्तन, जैसे मौसम समाचार आता है ना, वो जलवायु समाचार क्यों नहीं लिखते उसमें? मौसम समाचार लिखते हैं ना। उसकी हेडिंग क्या होती है कि आज के मौसम समाचार देखते हैं। कभी देखे हैं उसको जलवायु समाचार देखते हैं आज का? नहीं बोलते ना। हम लोग जब परिवर्तित होता है ऋतु तो कहते हैं मौसम बदल रहा है, कभी कहेंगे जलवायु बदल रहा है। जलवायु की जब बदलने की बात करते हैं तो हम औद्योगिक क्रांति से बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन शब्द जब बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति जो कब हुई थी? आज से 200 से 300 400 साल पहले जब हुई थी इंग्लैंड में, उसके कारण जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन डेली बेस में हम जलवायु परिवर्तन की क्या बात करते हैं? जैसे धूप निकली होती कहते हैं बढ़िया मौसम है आज। जलवायु तो नहीं कहते हैं कि आज बढ़िया जलवायु है। तो फर्क समझिए, शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला तो हो गया कि अल्पकालीन दीर्घकालीन। दूसरा यह होता है कि मौसम जो है, मौसम में जो परिवर्तन है वह कैसा होता है? तीव्र होता है ना। मौसम परिवर्तन कैसा होता है? तीव्र होता है। और जो जलवायु है वो लगभग जब ज़्यादा समय के लिए अध्ययन करते हैं इन तत्वों का तो स्थिर समझ में आती है ना। जैसे मौसम क्या है? कह सकते हैं अस्थिर है। भाई आज धूप निकली है, कल नहीं निकली,
तो मौसम बदल गया, ठंडा हो जाएगा। बरसात हो गई तो और ठंडा हो जाएगा। तो जो मौसम में वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो लगभग क्या होती हैं, अस्थिर होती हैं, बदलती रहती हैं। जबकि जलवायु में क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। स्थिर मतलब जब आप एक लंबे समय के लिए देखते हैं, आप डेली क्या पढ़ रहे हैं उसको नोट करते जाइए, है ना। कॉलेज आए क्या किया, कुछ लोग डायरी बनाते हैं ना कि मैंने आज ये किया वो किया, है ना, पूरा 24 घंटे क्या किया। आप डेली कॉलेज आते हैं, डेली नोट करिए, आपको डेली कुछ अलग अलग करते समझ में आएंगे। लेकिन जब साल भर में पेपर होता है एक बार, तो फिर कुछ याद नहीं रहता कि रोज क्या किए थे। फिर बस वही पढ़ना है और पेपर दे देना है। बस क्या याद रहता है कि हमने एक एक दिन क्या क्या किया था। जब आप एक पूरे सेगमेंट को देखते हैं, पूरा एक लंबा समय देखते हैं, तो आपको कुछ ही चीज़ें याद रहती हैं। जैसे आज आप हैं, आप आज की उम्र के पीछे का समय देखेंगे तो आपको सब चीज़ नहीं याद होगा। क्या याद होगा, लेकिन बहुत सारी घटनाएं हैं डेली होती रही होंगी पहले, वो सब भूल गया है आपको। वैसे ही है इसके साथ कि मौसम में डेली बहुत परिवर्तन होता है। जलवायु क्या करते हैं कि बहुत बड़े समय को ले रहे हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन समझ में नहीं आता है। लेकिन जब परिवर्तन समझ में आता है उसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो जलवायु में स्थिरता होती है, क्यों? क्योंकि इसमें जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका आप एक लंबे समय के लिए क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? समझ पा रहे हैं चीजें कि नहीं, बोलिए। ठीक है, ठीक है। तो मौसम और जलवायु में अंतर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये अंतर तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मौसम और जलवायु जो है बहुत अंतर संबंधित नहीं है। मौसम जलवायु में बस अंतर थोड़ा बहुत होने के बावजूद ये एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित मतलब दूसरे से, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए 30 साल किसी क्षेत्र, कोई ये क्षेत्र है जिसके आप 30 साल मतलब यहाँ की जलवायु का अध्ययन करना चाह रहे हैं, है ना। तो जलवायु के अध्ययन करने के लिए 30 साल का जो यहाँ के विभिन्न वायुमंडलीय दशाएं हैं, चाहे तापमान हो, चाहे आर्द्रता हो, चाहे वर्षा हो, इन सब का आप 30 साल का औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे? पहले तो कुछ पहले से नोट किए रहे होंगे तब ना निकालेंगे औसत। वह औसत आप मौसम के आंकड़ों से निकालते हैं। जैसे यहां पे 30 साल है तो 1 2 3 ऐसे करके 30 साल होंगे ना, एक एक साल होगा तब ना 30 साल होगा। अब इस एक एक साल में एक एक दिन भी होगा, और उस एक एक दिन का डेटा आपके पास इन सब का है। मतलब कि 30 सालों में जो एक एक दिन बीता है उसका डेटा इन सब का आपके पास क्या है, उपलब्ध है ना। इन सब के क्या है, डेटा, आंकड़े क्या है, उपलब्ध है। मतलब आप ये कहिए कि इस 30 साल में जिसको आप जलवायु निकाल रहे हैं, उन 30 सालों का आपके पास मौसम का आंकड़ा उपलब्ध है। मौसम का आंकड़ा उपलब्ध है ना, जिसमें तापमान, वर्षा, वायुदाब, है ना, आर्द्रता, ये सब आपके पास है। आप उसी को क्या करते हैं, औसत निकालते हैं, है ना। उसी के आधार पर आप क्या निकालते हैं, जलवायु निकालते हैं। तो मौसम पता था तभी ना जलवायु निकला है ना। मौसम के आंकड़े पता थे तभी ना जलवायु आप निकाल पाए। तो इस तरह से क्या है, अंतर संबंधित है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को अलग अलग रख सकते हैं। बिना मौसम के आप जलवायु कैसे निकालेंगे, क्योंकि मौसम में तो डेली परिवर्तित हो रहा है। उसी के आंकड़े का प्रयोग करके आप क्या निकालते हैं, जलवायु निकालते हैं। ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है।
एक जो बृहद जलवायु प्रदेश, जैसे हम लोग जलवायु प्रदेशों का भी अध्ययन करेंगे अभी, है ना, आगे पढ़ेंगे जलवायु प्रदेश, जैसे पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु। तो जो जलवायु प्रदेश होते हैं या जो जलवायु होता है बड़े क्षेत्र में, मौसम जो है वो छोटे क्षेत्रों के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सब बड़े क्षेत्रों के लिए जलवायु शब्द प्रयोग करते हैं। तो जैसे पृथ्वी है ना, ये भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, ये 66.5 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। तो इसमें 0 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, यहाँ कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय। आगे हम लोग इस पर विस्तार से पढ़ेंगे, बता रहे हैं बस ऐसे ही। ये शीतोष्ण है, ये शीत कटिबंधीय है। तो ये क्या है, जलवायु है ना, अलग अलग एक क्षेत्र है बड़ा सा, जहाँ कुछ एक ही तरह की विशेषताएं हैं। इन सब में लगभग जो है तापमान एक ही तरह होगा, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब लगभग एक ही तरह होता है ना। लेकिन इतने बड़े जलवायु प्रदेश में भी अगर छोटे छोटे जगहों को देखेंगे तो उनमें भिन्नता रहती है। जैसे हो सकता है कि इस क्षेत्र में तापमान जो है, मान लीजिए यहाँ पूरा जो औसत तापमान है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन इस वाले क्षेत्र में 24 है, यहाँ 21 है, यहाँ 26 है। किसी कारण बस हो सकता है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। औसत तापमान, इस पूरे क्षेत्र का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इनमें कुछ छोटे छोटे भाग हैं जहाँ तापमान में क्या है, अंतर है, वो तो होगा ही, है ना। तो हर जगह का तापमान अलग होगा ना, क्योंकि सूर्य की किरणें कैसी कहाँ पे पड़ रही हैं। तो इस आधार पर कहने का मतलब है कि एक बड़े जलवायु प्रदेश में उसके भीतर स्थानीय कुछ लक्षण होते हैं, स्थानीय कुछ कारण होते हैं, जिनके कारण उनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। मतलब एक बड़ा जलवायु का प्रदेश कई छोटे छोटे जलवायु प्रदेश में क्या होता है, विभाजित होता है ना। जैसे अगर आप भारत को लीजिए तो भारत को जनरली आप उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय में रखते हैं, है ना, और बहुत ही अच्छा इसको मानसूनी जलवायु कहते हैं, है ना। लेकिन भारत में ही आप देखेंगे तो रेगिस्तान भी मिल रहा है कि नहीं। भारत में भी एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बर्फ गिरी हुई है, जहाँ पे शीत कटिबंधीय जलवायु देखने को मिल रही है। तो ये स्थानीय जो भिन्नता है, एक बड़े जलवायु प्रदेश में उसके अंदर उप जलवायु पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उप जलवायु क्षेत्र, है ना। कुछ छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनमें अलग तरीके के कुछ वायुमंडलीय दशाएं मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं, उप जलवायु क्षेत्र, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा, मौसम और जलवायु देखा कि दोनों एक दूसरे से भिन्न भी हैं और अंतर संबंधित में है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत भिन्नता है लेकिन वो एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं, ठीक है। अब जैसे वायुमंडलीय दशाएं जो हम लोग देखे थे, उनको कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको क्या क्या कारक जो है प्रभावित करते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वायु मंडलीय दशाओं को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारक में जैसे पहला है खगोलीय कारक। खगोलीय कारक में जैसे
इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी की स्थिति क्या है ना। और यही महत्वपूर्ण कारण है, इसी से सारी चीजें निर्धारित हो जाती हैं कि सूर्य और पृथ्वी की स्थिति क्या है। इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, जैसे आपको पता है पृथ्वी है, हम कई बार बताए भी होंगे आपको, पृथ्वी है और सूर्य है ना। पृथ्वी को बड़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, इसलिए बड़ा बनाए हैं। सूर्य ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से बड़ा छोटा है, सूर्य पृथ्वी का कई गुना है सूर्य, है ना, आपको पढ़ा चुके हैं, बस दिखाने के लिए बना दिए है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा पृथ्वी बड़ी हो गई है। तो सूर्य और पृथ्वी की स्थिति है ना दो तरीके से बदलती है। एक तो पृथ्वी हम आपको बता चुके हैं कि अपने अक्ष पे घूमती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, और एक सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं या कक्षीय गति कहते हैं, कक्ष, है ना। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है तो उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तो दिन का मौसम अलग होता है, रात का मौसम अलग होता है। तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, आती हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर, क्योंकि 12 घंटे में ना पृथ्वी घूमती है, तो एक तरफ क्या होता है, दिन होता है जिधर किरणें पड़ती हैं, और जिधर नहीं पड़ती उधर क्या होता है, रात होता है ना। और ये तो दिन रात है। जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, है ना, जैसे पृथ्वी यहाँ है, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है ना, ठीक है। पृथ्वी क्या हो रही है, अपने कक्ष में क्या हो रही है, घूम रही है। तो जब अपने कक्ष में घूमती है ना, तो जो आपको विभिन्न 4 महीने में, 3 महीने में एक मौसम परिवर्तन समझ में आता है ना। 3 महीने ठंडी थी, फिर 3 महीने बरसात है, फिर 3 महीने गर्मी है ना। तो वो कैसे होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में घूमती है ना। कैसे घूमती है, कक्ष में घूमती है। अब आपको पता है कि पृथ्वी अपने कक्ष में भी झुकी हुई है और अपने अक्ष में भी झुकी हुई है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पे भी झुकी है, और जिस कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमती है उस पे भी क्या हुई है, झुकी हुई है। इसके कारण क्या है, इस वाले के कारण दिन और रात होता है, और इस वाले के कारण क्या होता है, मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना। जैसे अभी क्या है, भारत में ठंडी पड़ रही है ना, तो भारत में ठंडी पड़ रही है मतलब भारत इस जगह पे है, अभी इस वाले पोजीशन में अर्थ है। पृथ्वी किस पोजीशन में है, इसमें। कैसे, इसका जो ये वाला भाग है वो तो सूर्य की तरफ है ना, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर तापमान बढ़ा रहता है। लेकिन ये वाला भाग सूर्य के विपरीत दिशा में है, पीछे है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण क्या है, ठंडी है ना। इस पे बात करेंगे हम लोग। तो इस कारण क्या होता है, ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। तो ऋतुएं जैसे ठंडी के मौसम में, जैसे मकर संक्रांति क्या है, सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, सूर्य का उत्तरायण हो रहा है ना। सूर्य के उत्तरायण को ही मकर संक्रांति के तौर पे बनाते हैं। जो मकर संक्रांति का त्यौहार आप लोग मनाए हैं कल, वो उस दिन क्या हुआ है, सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। कैसे उत्तरायण हो रहा है बता रहे हैं हम आपको, समझिए। सूर्य का नहीं, सॉरी, हाँ सूर्य का ही हो रहा है, सूर्य का ही हो रहा है। जैसे पृथ्वी है, अच्छी नहीं बनी है लेकिन ठीक है, देखिए ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, है ना। इधर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इधर के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सूर्य की जो स्थिति है वो इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या है, घूमती रहती है, ठीक है ना। इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या है, कभी सूर्य यहाँ रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी। वास्तव में सूर्य नहीं रहता है, पृथ्वी इधर उधर होती है, लेकिन समझने के उद्देश्य से समझिए
कि सूर्य की स्थिति क्या है, इन दोनों रेखाओं के बीच में, मतलब सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं इन दोनों रेखाओं के बीच में, कभी कर्क पे पड़ेगी, कभी यहाँ, कभी विषुवत रेखा पे, कभी मकर रेखा पे, है ना। वही वाला है जो ऋतुओं वाला है ना, कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती जाती है तो उसके अनुसार सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कैसे लंबवत पड़ेंगी वो फर्क होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर, ठीक है, जनवरी मान लीजिए, दिसंबर जनवरी मानिए। तो इस समय पे सूर्य की जो किरणें हैं वो भारत में तो नहीं लंबवत पड़ रही हैं, भारत में ठंडी पड़ रही है ना। जब भारत में ठंडी पड़ रही है मतलब भारत कहाँ है, भारत यहाँ पे है ना। तो भारत में ठंडी पड़ रही है तो मतलब इस रेखा पर तो लंबवत नहीं है सूर्य की किरणें। तो इस समय पे जो जनवरी या दिसंबर का महीना है वहां पे दिसंबर में सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत होती हैं, दिसंबर में, कहाँ पे, यहाँ पे, ये मकर रेखा पे, ठीक है ना। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें दिसंबर के महीने में लंबवत होती हैं। दिसंबर से जब जनवरी होता है ना, जैसे 14 तारीख जो थी कल, अब सूर्य की किरणें, अब सूर्य की स्थिति या पृथ्वी की स्थिति ऐसी हो रही है कि अब सूर्य की किरणें इधर की ओर लंबवत होना शुरू होंगी, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अब धीरे धीरे इधर, ठीक है ना। इसी को उत्तरायण कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि पहले जो सूर्य की किरणें दक्षिण में पड़ रही थी अब वो उत्तर की ओर जाने वाली है। इसी को क्या कहते हैं, सूर्य का उत्तरायण होना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 महीना लगेगा सूर्य को कहाँ तक आने में, यहाँ तक आने में अभी, ठीक है ना। तो दिसंबर है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च में सूर्य की किरणें कहाँ पहुंचेंगी, विषुवत रेखा पर लंबवत होंगी, है ना। पृथ्वी की स्थिति ऐसी होगी कि मार्च में सूर्य की किरणें कहाँ पे लंबवत हो जाएं, विषुवत रेखा पर, है ना। मार्च से देखते हैं आपके यहाँ गर्मी बढ़ने लगती है, बढ़ती है ना। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा ज़्यादा दूर नहीं है भारत से, है ना। भारत का जो विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और 0 डिग्री कौन सा है, भूमध्य रेखा। तो 0 से 8 के बीच में अक्षांशीय विस्तार बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मार्च से आते आते गर्मी बढ़ती है, लेकिन मार्च में पूरी गर्मी नहीं पड़ती। फिर क्या होगा, जब क्या आएगा, जून में सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत हो जाएंगी, कर्क रेखा पर। उस समय पर आपके यहाँ पूर्णतः गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पे पड़ रही हैं। तो जब यहाँ पे लंबवत किरणें पड़ रही हैं तो इधर तो नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे उस समय ठंडी होती है ना। जून में जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश हैं वहाँ क्या होती है, ठंडी। जैसे हमारे यहाँ इस समय पर ठंडी हो रही है ना, तो इन वाले जहाँ यहाँ जो देश स्थित है, जैसे ऑस्ट्रेलिया स्थित है ना, न्यूजीलैंड स्थित है, उधर जाएंगे अफ्रीका वाले देश, है ना, साउथ अफ्रीका, वहाँ खूब गर्मी पड़ रही है, खूब, ठीक है ना। तो जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है तो इधर गर्मी, जब यहाँ ठंडी पड़ेगी तो हमारे यहाँ गर्मी, ठीक है ना। जून में क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो उत्तरायण समाप्त हुआ। अब जब जून से क्या होगा, जून के बाद फिर तो आगे समय चलेगा कि अब जून पे रुक जाएगा, जून के बाद चलेगा। तो जून से फिर 3 महीना जोड़िए, 3 महीना सितंबर। तो जब जून से सूर्य की किरणें इधर की ओर लंबवत होने लगती हैं तो उसको क्या कहेंगे, दक्षिणायन। क्या कहेंगे, दक्षिणायन। उत्तरायण क्या था, जब दिसंबर से सूर्य की किरणें उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध की ओर लंबवत होना शुरू हो जाती है, उसी को उत्तरायण कहते हैं। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत होंगी, है ना। और सितंबर से फिर यहाँ दिसंबर में पहुँच जाएंगी मकर रेखा पर। तो ये जो 12 महीने का चक्र है ना, तो 3 रेखाओं के बीच में वो चलता है, ठीक है ना। तो इसी के कारण क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद
देखिए सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ तक रहती हैं, लेकिन किरणें यहाँ भी पहुँचती हैं, लेकिन तिरछी पहुँचती हैं, है ना। जैसे आप आग जलाते हो, है ना, तो आग सूर्य समझिए, आपका हाथ जो है, आप मान लीजिए कोई ग्रह है, तो आप जो हिस्सा सूर्य के एकदम सीधे में रहता है, या जो आप आग जलाए हैं उसके सीधे में करेंगे, वहाँ एकदम सीधे आग ताप रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से लगेगी, थोड़ा तिरछा उछा करके करेंगे तो कम लगेगी ना। तो ऐसे ही सूर्य की स्थिति जो है, इन तीनों रेखाओं के बीच में ही लंबवत किरणें पड़ती हैं, बाकी अन्य जगह पड़ती तो हैं लेकिन कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण प्रकाश कम रहता है, प्रकाश रहने का समय कम रहेगा, दिन छोटा होगा, है ना। हमारे यहाँ ठंडी में दिन छोटा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें उस समय पर लंबवत यहाँ पड़ रही हैं, दिसंबर में इस समय पे लंबवत मकर रेखा पे पड़ रही हैं, हमारे तरफ तिरछी आ रही हैं, इसलिए दिन क्या होता है, छोटा होता है। दिन छोटा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें कम समय तक पड़ रही हैं तो दिन छोटा है, रात बड़ी है ना। और क्या कारण है वायुमंडलीय दशा को प्रभावित करने वाले, मौसम या जलवायु को? कुछ वायुमंडलीय कारक भी हैं, क्षोभ मंडलीय कारक हैं। जैसे वायुमंडल में हम लोग पढ़ेंगे परतें विभिन्न सारी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो उनकी विशेषताओं के कारण भी क्या है, मौसम जलवायु प्रभावित होता है। कुछ स्थल और सागरीय कारक भी हैं, है ना। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पे नदी है, सागर के किनारे स्थित है, उनका जो मौसम है वो अलग होता है। जैसे बम्बई जाएंगे आप तो वहाँ ना तो आपको ठंडी में ज़्यादा ठंडी लगेगी, ना तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी रहेगी, सम जलवायु। क्या कारण है, समुद्र की स्थिति। तो कुछ कारक हैं जो स्थानीय कारक होते हैं, जैसे जहाँ से नदी गुजरी हुई होती है या नहर ओहर होती है, वहाँ पे ठंडियों में ठंडी ज़्यादा पड़ती है ना। तो स्थल और सागरीय क्षेत्र उपस्थित होने के कारण भी मौसम और जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जैसे स्थलाकृतिक या उच्चावच कारक भी क्या करते हैं, मौसम जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसा, इसका मतलब क्या है, जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ पे ऊंचाई पे स्थित है, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, ठंडी में तापमान और कम हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि कैसे जब हम सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती जाती है, उसका कारण क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो इसके बाद